हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। बेटा, मेरी पिछली वीडियो में मैंने 38 ईयर की पीवाईक्यू एनालिसिस की थी क्लास 11th की। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमने कहा कि सर हमें बहुत फायदा हुआ, जिससे हमें पता लगा कि क्लास 11th में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों का रिस्पांस आया कि सर आप क्लास 12th के लिए भी प्लीज एक ऐसी वीडियो बना दीजिए। आप पिछले 38 ईयर की नीट पेपर्स की एनालिसिस का बता दीजिए कि क्लास 12th के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और पिछले 38 ईयर्स में पर चैप्टर कितने सवाल पूछे गए हैं, यानी कि एक चैप्टर से टोटल 38 ईयर्स में कितने सवाल पूछे गए हैं। तो बेटा, आगे अगर अभी तक आपने क्लास 11th वाली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, फटाफट से देखिए आप। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि क्लास 11th में ये टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम वीडियो क्लास 12th के लिए। तो बेटा, क्लास 12th में अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, अभी तक 38 ईयर्स में 40 क्वेश्चंस आ चुके हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं कहूंगा, लेकिन पर ईयर आप 1 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। यहां से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका कूलम्स लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपका गॉस लॉ। बेटा, गॉस लॉ आप जानते हो, बहुत ही सिंपल है। ई डॉट ए इज इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सब इस पर ही बेस्ड है, लेकिन इसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये चैप्टर है। सेकंड आपका आ जाता है, ये रिलेटिवली अगर आप कहो तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि पर ईयर 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉप 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से जो मैंने लिखे हुए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्यू पोटेंशियल सर्फेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे भी। और जो आपका रिलेशन आता है, इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कैपेसिटर कभी 2 कैपेसिटर लगा देंगे, फिर एक के साथ डिस्कनेक्ट कर देंगे, फिर किसी अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहां से भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। देखिए आप, 65 क्वेश्चंस पिछले 38 ईयर्स में आ चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, सब जानते हैं 12th का सबसे दिग्गज चैप्टर अगर मैं बोलूंगा तो वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। 120 क्वेश्चंस पिछले 38 इयर्स में पूछे जा चुके हैं। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, पावर से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पैरेलल में बल्ब्स को लगा दिया जाता है, सीरीज में बल्ब्स को लगा दिया जाता है, और आपसे बोला जाता है कि बताइए टोटल हीट जनरेटेड इन द गिवन टाइम। इस तरीके से सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। सेल्स ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी आप जानते ही हैं। ठीक है, सेल्स को पैरेलल में, सीरीज में कंबाइन करके कभी रेजिस्टर के साथ आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, ईएमएफ नेट कितनी आ रही है। किरचॉफ्स रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सर्किट आपका पूरा बना दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स टाइप का, वहां से आपको बोला जाएगा कि बताइए कितना करंट फ्लो कर रहा है। ये इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज, बेटा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन, जैसे कि आपका मीटर स्केल जो आप कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज में आप जानते हैं सिर्फ एक आपका जो है एक फॉर्मूला है व्हीटस्टोन ब्रिज में, वही फॉर्मूला आपको याद करना है, उसी फॉर्मूले पे सारे सवाल आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वहां से सवाल आपसे पूछा जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, बच्चों को नहीं लगता कि ये बहुत लेंथी टाइप का है, लेकिन जब आप मेरी 11th की वीडियो देखेंगे, आप देखना बहुत से ऐसे चैप्टर जहां से आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपका हो गया, ये बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके कंपैरेटिवली ज्यादा सवाल पूछे गए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से। 94 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैग्नेटिक फोर्स आपका जो क्यू वी क्रॉस बी जो आपका फॉर्मूला रहता है, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें रेडियस पूछ लिया जाता है, टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, पिच पूछ ली जाती है। ये तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। एम्पेयर सर्किटल लॉ एक ही है आपका। ठीक है, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पूछ ली जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो टॉर्क ऑन करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहां से आपका एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, लेकिन वो भी आपका टॉर्क ऑन करंट लूप की ही एप्लीकेशन है, तो वहां से भी आपका सवाल आ सकता है घुमा फिरा के, तो वो भी आपको जरूर ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है बेटा, आगे चले। मैग्नेटिज्म एंड मैटर छोटा चैप्टर है, इसलिए सवाल भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इतने छोटे चैप्टर से भी आप देखो 33 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पिछले 38 इयर्स में। बार मैग्नेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लीजिए।
ठीक है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें कुछ भी आपका पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, क्यूरीज लॉ, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से भी आपसे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसकी थ्योरी तो एनसीईआरटी से बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है आपने। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। रिलेटिवली आप देखें तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर से बड़ा चैप्टर है, लेकिन सवालों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 44 क्वेश्चंस ही अभी तक पूछे गए हैं। स्टैंडर्ड जो टॉपिक्स हमें लगते हैं वही टॉपिक्स से ज्यादा सवाल आते हैं, जैसे फेरेडेज लॉस ऑफ इंडक्शन, ऑब्वियसली स्टार्टिंग का है, यहां से तो आएंगे। मोशनल ईएमएफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, बताइए यू नो व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, इस तरीके से करंट कितना फ्लो करेगा अगर एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इंडक्टेंस में आपका सब कुछ आ जाएगा, इसमें आपका सेल्फ इंडक्टेंस भी आ जाएगा, इसमें आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ जाएगा, ये सब आपको आना चाहिए। सोलेनॉइड के लिए जो आपका केस आता है, ये आपका जो सोलेनॉइड के लिए केस आता है, कॉइल्स के लिए केस आता है, ये आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है बच्चा, जरूर इसको ध्यान से रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सब एक जैसे ही चैप्टर हैं आपके, जो ईएमआई हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट, जबकि ये दोनों ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमआई थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन सवाल यहां से भी आप देखेंगे 54 क्वेश्चंस पूछे। और एलसीआर सर्किट, मैं हमेशा क्लास में भी बताता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एलसीआर सर्किट में भी अगर मैं बात करूं बच्चे, तो आपका रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजोनेंस से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं हमेशा, इसका आपको प्लीज ध्यान देना है। पावर फैक्टर आपका अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड सा है, आपको पता है पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई के बराबर होता है। ठीक है, पावर का पूछ लिया जाएगा, बताएगा सिर्फ रेजिस्टर कनेक्टेड है तो क्या आएगा, अगर आपका एलसीआर सर्किट है फिर आप किस तरीके से निकालते हैं इंपीडेंस के साथ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंपीडेंस की भी इसके बीच में इंक्लूडेड हो जाता है। और इसके बाद जो आपका ट्रांसफॉर्मर्स आता है बच्चों, ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत से बच्चे छोड़कर जाते हैं, लेकिन मैं इसे स्टार मार्क करने को बोलूंगा, क्योंकि सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या रहता है, और वैसे आपका जो ट्रांसफार्मर अगर आइडियल केस में नहीं है तो एफिशिएंसी जब हमें निकालनी पड़ती है, तो आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और किस तरीके से, वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ये तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन यहां से भी आप देख रहे हो 12th में बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं कंपैरेटिवली 11th के, जो कि बहुत ज्यादा छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन चैप्टर से सवालों की प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा है। तो बेटा इनको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। आप ऑब्वियसली बोर्ड्स, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th में, तो वैसे भी आप ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई इनकी थ्योरी भी एनसीईआरटी वाली बिल्कुल छोड़ के मत जाना। कि देख सकते हो यहाँ पे 43 क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, बिल्कुल सिर्फ 2 टॉपिक से। एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपके क्या क्या चीजें हैं बेटा, एक तो आपका जो फॉर्मूला होता था E0/B0 इज इक्वल्स टू C वाला, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपसे पूछ लिए जाएंगे, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1/√μ इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इस तरीके से जो ये सब फॉर्मूलाज इसमें आ जाते हैं। बाकी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या बेटा, आपको बस ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी थ्योरी है जो आप एनसीईआरटी से कवर अप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पर ईयर एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा था, वो एक क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स आप बहुत आसानी से इंश्योर कर सकते हो। तो बच्चा प्लीज इसको मत छोड़ के जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 12th की ये सारे चैप्टर्स में आप बोलूंगा आपके लिए मोती हैं एक तरह के, इन्हें छोड़ दोगे तो मतलब नीट पे आपने अपनी ग्रिप छोड़ दी, फिजिक्स पे आपने अपनी ग्रिप लूज कर दी। ठीक है, आगे चलें। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही बात है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सभी टीचर्स इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, स्टूडेंट्स को भी इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस पे ऐसे कौन से टॉपिक्स है बेटा, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के साथ रिफ्रैक्शन के मिलते जुलते सवाल आपके आ जाते हैं। वैसे भी रिफ्रैक्शन वाले जो बेसिक सवाल होते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो बताओ स्पीड का क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, पहले मीडियम में वेवलेंथ दे रखी है तो पूछेंगे दूसरे में कितनी है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल दिए रखा है आपको तो बताइए जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मीडियम का, डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जा रही है तो इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस बाय लेंसेज, बाय सिंगल सर्फेसिस वाला भी आ सकता है, और आपका लेंस का, अब लेंस किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, प्लेनो कन्वेक्स भी बन सकता है, कन्वेक्स भी बन सकता है, प्लेनो कनकेव भी बन सकता है। तो इस तरीके के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, वहां उसमें भी जो फॉर्मूला है प्लीज उसे ध्यान में
रखिएगा। इसके बाद आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि आपके जो माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, अगर मैं बात करूं, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी केसेस हैं, यानी कि आपका सिंपल माइक्रोस्कोप आ जाएगा, आपका जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाएगा, आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आ जाएगा, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आ जाएगा, ये सब आपने जरूर कवर करके जाने हैं बच्चों। इसका प्लीज आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स की, वेव ऑप्टिक्स रिलेटिवली अगर हम रे ऑप्टिक्स के देखें तो उतने ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन इसमें भी स्टैंडर्ड आप देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, इसमें आपने जो इंटेंसिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके इंटेंसिटी वाले क्वेश्चंस हैं, उनको आपने नहीं छोड़ के जाना है। YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिफ्रैक्शन में जो आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। ये प्लीज मत छोड़ के जाइएगा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, उसी पे सारे सवाल हैं, तो जरूर इसे अच्छे से कवर अप करना है आप लोगों ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, मैं जानता था ये टॉपिक सबको चौंका के रख देगा, कि किसी ने नहीं सोचा होगा, एक छोटा सा चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से 91 क्वेश्चंस है। तो इस टॉपिक को मैं बोलूंगा टॉपिक ऑफ द डे। भाई ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि यहां से इतने सवाल आए हैं। बेटा बहुत सवाल आ चुके हैं आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन से इतने सवाल आते हैं। ठीक है, बताइए आपके इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दोगे, फ्रीक्वेंसी का आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ रहा है, इस पे आ सकता है। जो आपकी एक इक्वेशन आती है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आपकी आती है, ठीक है, H nu इज इक्वल्स टू 5 प्लस आपकी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो वो वाली इक्वेशन, और आप ये देख सकते हैं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारे सवाल पूछे जाते हैं, थोड़े मोटे ग्राफ्स हैं वहां से पूछे जाते हैं। और एक आपका जो लास्ट में डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस आता है, फोटोन की क्या आपकी आ जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अगर आपने निकालनी हो डी ब्रोगलीस वेवलेंथ, वो क्या आ जाएगी, उनको कंपैरिजन किया जाएगा और किसी चार्ज के लिए। बस ये है आपका, और आप देख सकते हैं 91 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज ये चैप्टर को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, ना बोर्ड्स के लिए ना नीट के लिए। ये आपके लिए सबसे बड़ा, मैं कहूंगा ये ब्रह्मास्त्र है। ये चैप्टर सोचा नहीं होगा बच्चों ने, शायद उतनी एनालिसिस नहीं की है, लेकिन आप देख सकते हैं विद प्रूफ मैं बता रहा हूं, 38 ईयर्स की एनालिसिस मैंने पर्सनली खुद की है, तो उससे बता रहा हूं 91 क्वेश्चंस आ चुके हैं। मत छोड़ के जाना प्लीज ये टॉपिक। इसके बाद आपके आ जाता है एटम्स। एटम से 56 क्वेश्चंस पूछे गए, चैप्टर भी छोटा है, सवाल भी ठीक ही है। ठीक है, बोर्स मॉडल से ज्यादातर आपके सवाल आते हैं। रेडियस निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, ठीक है, टाइम पीरियड निकाल दो, फ्रीक्वेंसी निकाल दो, ठीक है, फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, टोटल एनर्जी निकाल दो, बाइंडिंग एनर्जी निकाल दो, वो सब बोर्स मॉडल में ही कवर अप हो जाता है। उसके बाद आपका लाइन स्पेक्टर आ जाता है, जिसमें आपकी सीरीज आ जाती है सारी की सारी, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफन सीरीज, ये सारी सीरीज इसमें आ जाती है। तो ये सब मिला के आपके 56 क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले 38 ईयर्स में। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग बात करें तो न्यूक्लियाई की, न्यूक्लियाई सभी सिमिलर 57। ये सर ये एटम्स और न्यूक्लियाई जो है ये एक साथ ही चलता है, कभी आपके एटम से सवाल आ जाता है, कभी न्यूक्लियस से सवाल आ जाता है, कभी दोनों से एक एक सवाल आ जाते हैं। ठीक है, बट यू नो अगर आप कहो तो ट्रेंड वाइज देखा गया तो 1 से 2 सवाल तो इन दोनों को चैप्टर्स को मिला के तो आता ही है, मतलब आप कह सकते हो 2 चैप्टर से 2 सवाल आ गए। ठीक है, एक तो आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इक्वल्स टू mc स्क्वायर वाला हो गया, AMU में आपको दिया होगा और आपको बोला होगा कि इसको कन्वर्ट करिए आप एनर्जी में, तो वो आपको दे दिया होगा, वो आपको आना चाहिए। दूसरा आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी इसके अंदर आ जाती है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी बाइंडिंग एनर्जी। आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, तो बताइए कितनी बाइंडिंग एनर्जी अभी टूट के यहां से यहां पर गया तो कितनी बाइंडिंग एनर्जी में चेंज आया, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट चैप्टर की, तो वो है आपका सेमीकंडक्टर्स, और अगेन वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एक आपका ये आ जाएगा सेमीकंडक्टर। ये दोनों चैप्टर्स जो हैं इन्होंने बहुत ज्यादा हैरान किया है, क्योंकि ये उतने ज्यादा बड़े नहीं है जितना करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया या आपका मैकेनिक्स का पोर्शन है, लेकिन यहां से आप देख रहे हो सवाल कितने ज्यादा पूछे गए। 38 ईयर्स में 90 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में आपका आ जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डायोड से आपके सवाल पूछे जाते हैं, और लॉजिक गेट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बच्चों को लगता है, उतना होता नहीं है, फालतू में छोड़ के आ जाते हैं, और यहां से सवाल हमेशा एक सवाल फंसता ही फंसता है। ठीक है बेटा,
तो आपने देखा किस तरीके से ये एनालिसिस मैंने की, इसमें आपने सेमीकंडक्टर नहीं छोड़ के जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में आ जाता है। दूसरा आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आ जाता है, रे ऑप्टिक्स आपका आ जाता है, और उसके बाद जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। ये 4 चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, इनको बिल्कुल मत छोड़ के जाना। और इसके साथ साथ एटम एंड न्यूक्लियर मैं कंबाइन करके कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके टॉप 5 हो जाएंगे, इनको आपने प्लीज 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 नहीं छोड़ना। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारी 12th की एनालिसिस भी होती है खत्म। जरूर जाइए और अपना सिलेबस फिर से देखिए और उसके हिसाब से अब स्ट्रेटजी बनाइए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ताकि इनमें से मेरा बताया हुआ एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कहीं छूट ना जाए। बच्चों, मैं अगेन आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने 11th की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देखिए, वहां से भी आपको आइडिया लगेगा कि 11th क्लास में कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो मुझे जरूर कवर अप करने। तो ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूं। टेक केयर, गुड बाय, मेहनत जिंदाबाद।